हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों एवं विद्यार्थियों। मैं प्रियंका आप सभी का गीतांजलि एकेडमी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे साथियों, मध्यकालीन इतिहास के जो हम क्रम को पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने बात की थी विदेशी आक्रमणों की, और विदेशी आक्रमणों में हमने अरब आक्रमणों को अच्छे से पढ़ लिया है और तुर्क आक्रमणों को भी अच्छे से देख लिया है। तुर्क आक्रमणकर्ताओं में हमने जब सनसबनी वंश को पढ़ा और सनसबनी वंश में हमने जब मोहम्मद गोरी के भारत पे आक्रमणों की बात की, और मैंने आपको बताया कि गोरी के खुद के उनकी कोई वारिश नहीं होता है, मतलब उनके खुद के संतान नहीं होती है, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो अपने गुलामों में, यानी अपने दासों में, या मैं ये कहूँ हबीबुल्लाह की लैंग्वेज में अपने मामलूकों में बांट दिया। भारतीय क्षेत्र जिस मामलूक को, जिस दास को, जिस गुलाम को मिला, उसे हम इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से संबोधित करते हैं। अब देखिए, जब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत, पहली बात प्यारे साथियों आपको बताया कि इस सल्तनत काल के जितने भी शासक हैं उनको सुल्तान कहा जाता है, या मैं ये कहूँ सुल्तानों का जो भी काल था उसको सल्तनत कहा जाता है। उसके पीछे एक मोटा सा कारण था, वो था खलीफा का मान्यता दिया जाना, या खलीफा के पद को या उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाना। ये हम आगे पहले भी मैंने क्लास में बात कर ली है इस मैटर पे, और आगे भी हम कर लेंगे इस पे। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के जब इतिहास की बात करते हैं तो आपको सबको पता है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुल 5 वंशों को हम पढ़ेंगे, 5 कालों को हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले वंश को हम गुलाम वंश, दूसरे को खलजी वंश, तीसरे को तुगलक वंश, चौथे को सैयद वंश और 5वें को लोधी वंश के नाम से जान पाएंगे। प्यारे साथियों, ये जो गुलाम वंश जो हम बात करेंगे, गुलाम वंश, ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। चूंकि गुलाम को दास भी कहा जाता है तो इसको हम दास वंश भी कहते हैं, और इसको हम मामलूक वंश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस काल के जितने भी शासक थे वो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास थे, इसलिए उनको इतिहास में मामलूक नाम से संबोधित किया है। प्यारे साथियों, जो ये गुलाम वंश था, इसका टाइम पीरियड हमने देखा था कि 1206 से लेके 1290 तक के काल को माना गया है। क्लियर स्थिति? अब जो ये 1200, अब देखो, जो ये गुलाम वंश था इसको भी आगे चल के हम 3 उपवंशों में विभाजित करेंगे। और 3 उपवंश कौन कौन से हैं जी? पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और तीसरा बलबनी वंश। कुतुबी वंश था, उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी हमने बात की, जो कि 1206 से 1210 तक शासन करता है। उसके बाद में उसका बेटा है आराम शाह, वो शासक बनता है, लेकिन कुछ ही समय बाद में उन्हीं के एक सर-ए-जहांदार के द्वारा उनको अपदस्थ करके एक नवीन वंश की स्थापना कर ली जाती है। किसमें? गुलाम वंश के नेतृत्व में एक नया वंश स्टेब्लिश होता है, जिसको हम बोलते हैं शमसी वंश, और उसका संस्थापक होता है इल्तुतमिश। आगे चल के हम देख पाएंगे कि जब इल्तुतमिश के बाद में जब उत्तराधिकारी क्रम आएगा तो उसकी बेटियां जो रजिया सुल्ताना है वो तो हालांकि योग्य शासक है, लेकिन उनके बाद में जो उनके बेटे आएंगे वो अयोग्य होते हैं। तो 1266 में एक उनका एक गुलाम है जिसका नाम है बलवन, जो कि इक्तेदार के पद पे भी था, और बाद में जाके उनके द्वारा उनको अपदस्थ कर दिया जाएगा और शमसी वंश भी समाप्त हो जाएगा और एक नवीन वंश आ जाएगा बलवन का, जिसको हम बलवनी वंश के नाम से संबोधित करेंगे। यहाँ बात की हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे आज हम लोगों शमसी वंश की। हम लोगों ने पढ़ लिया है कुतुबी वंश। प्यारे साथियों, जो ये शमसी वंश है, जो शमसी वंश था, ये किसका पार्ट है जी? गुलाम वंश का ही भाग है। देखो, दिल्ली सल्तनत है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आता है गुलाम वंश, और फिर गुलाम वंश का ही थोड़ा अच्छे से और क्लियर करके लिखूं, ये दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का तो टाइम कब से मानते हैं जी हम? 1206 से लेके 1526, ये पूरा का पूरा जो काल है वो तो माना गया है दिल्ली सल्तनत का। फिर दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है उसको कहा गया है गुलाम वंश। इसका काल माना गया है 1206 से लेके 1290 का। इस गुलाम वंश का जो पहला काल है उसका नाम है कुतुबी वंश, जो हमने कल पढ़ा। इसके बाद में आ रहा है शमसी वंश, और जो शमसी वंश है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1210 से लेके 1266 है। इसका 1206 से लेके 1210 है, और लास्ट में एक और आएगा इसमें जिसको हम बोलेंगे बलवनी वंश, जिसका टाइम पीरियड है वो 1266 से लेके 1290 है। ये टाइम पीरियड हम देखेंगे। इसकी हम बात कर चुके, आज हम बात करेंगे किसकी? शमसी वंश की। प्यारे साथियों, जो शमसी वंश है इसका संस्थापक है इल्तुतमिश।
इसका संस्थापक था इल्तुतमिश। क्लियर? इल्तुतमिश के बारे में सुनिए। पहली बात, ये जो इल्तुतमिश है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इल्तुतमिश की, ये जो इल्तुतमिश था वो प्यारे साथियों इलबारी वंश का व्यक्ति था। इलबारी जाति का या वंश का तुर्क मुसलमान था। देखो आपको पता है तुर्की वंशी है जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, चाहे गुलाम वंश की बात करो, चाहे खलजी वंश की बात करो, चाहे तुगलक वंश की बात करो, सैयद वंश की बात करो, ये प्रारंभिक जितने भी वंश हैं ये सब तुगलक वंश से तुर्क वंश से संबंधित है। क्यों? मोहम्मद गोरी क्या था? तुर्क जाति का ही तो मुसलमान था। आगे जब हम लोदियों को पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि वो अफगान वंश है, लोदियों का वंश है, वो अफगान जाति के हैं। अदरवाइज उससे पहले के जितने भी ये मुसलमान हैं ये सब कौन से हैं जी? ये तुर्क मुसलमान है। तो ये जो इल्तुतमिश था ये इलबारी जाति का, इलबारी वंश का तुर्क मुसलमान था। एक विशेष बात यहाँ ध्यान रखना कि इस व्यक्ति को, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसका उपनाम मिलता है। अब बात आई गुलामों का गुलाम कैसे? प्यारे साथियों, एक व्यक्ति था जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। इस व्यक्ति के पास था एक बच्चा जिसका नाम है जी इल्तुतमिश। इस जलालुद्दीन मोहम्मद से इस इल्तुतमिश को खरीद लिया किसने? ऐबक ने। भाई ये जलालुद्दीन मोहम्मद नामक एक व्यक्ति है, इसके पास एक बच्चा था और उस बच्चे का नाम क्या था जी? इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश को जलालुद्दीन मोहम्मद से खरीदा किसने? ऐबक ने। तो जो ये ऐबक है इसका ये दास हो गया ना, और आपको पता है ऐबक खुद दास है किसका जी? मोहम्मद गोरी का। तो दास नंबर 1 और दास नंबर 2। चाहे तो मैं इसको ऐसे बोल दूं कि जो इल्तुतमिश है वो गुलाम वंश के इतिहास में दास्ता के द्वितीय वर्ग में शामिल है, दास्ता के सेकंड फेज का पार्ट है, दूसरा गुलाम है। या मैं इसको ऐसे बोल दूं ये गुलामों का गुलाम है। अब गुलामों का गुलाम या गुलामों के गुलाम की जगह मैं इसको गुलाम का गुलाम बोल दूं तो भी एक ही बात है। तो गुलाम कौन? ऐबक। किसका? गोरी का। और उस ऐबक का भी गुलाम कौन? इल्तुतमिश। तो हो गया ना गुलाम का गुलाम। क्लियर स्थिति? तो एक तो इसका ये उपनाम मिल गया। खैर एक विशेष बात, एक तो इसको हम गुलाम का गुलाम या दास्ता के क्रम में द्वितीय पायदान पे रख देते हैं, एक तो इसका उपनाम ये मिल जाता है। एक दूसरी विशेष बात इसमें और आप देख पाओगे इल्तुतमिश में, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक या संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अब देखिए, अब 3 बातें मैंने यहाँ आपको बता रही हूँ आज, तीनों बातों को पकड़ लेना एक साथ, भूलना मत। अगर आपको ये पूछ ले भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है तो सदैव के लिए आपका उत्तर कौन होगा जी? मोहम्मद गोरी। अगर आपको पूछ ले भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन है या दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन है तो आपका उत्तर क्या होगा फिर उसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर ये पूछ ले दिल्ली का पहला वास्तविक शासक या दिल्ली का पहला वास्तविक मुस्लिम सुल्तान कौन है तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? दिल्ली का पहला वास्तविक जो संस्थापक और जो सुल्तान है वो माना गया है किसको? इल्तुतमिश को। क्यों माना गया है? प्यारे साथियों, गोरी ने कोई साम्राज्य यहाँ पे स्टेब्लिश तो किया इनडायरेक्ट तो, पर डायरेक्ट वो कभी राज नहीं किया। वो तो बेचारा लूट लाट के चला गया। और आपको पता है कि दम्मेक नामक स्थान पे नमाज की मुद्रा में खोकर जाति के व्यक्ति ने उसको जान से मार दिया और उसने अपना साम्राज्य था वो अपने गुलामों में बांट दिया था। अगर बात करें ऐबक की, यद्यपि ऐबक भारत में तुर्क जो साम्राज्य है, तुर्क जो वंश है उसका संस्थापक भले है, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मैंने आपको साफ साफ बताया कल क्लास में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सदैव मलिक एवं सिपह सालार की उपाधियों के साथ ही अपनी राजगद्दी का इस्तेमाल किया, यूज किया। क्यों? क्योंकि वो जिस टाइम पीरियड में शासक बना तो वहाँ उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उपाधियाँ लेने में टाइम वेस्ट करे। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो एक नवीन स्थापित सल्तनत उसको मिली है कैसे भी करके उसको स्थायित्व प्रदान कर दे, कैसे भी करके उसको स्टेब्लिश रख पाए। वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके जा पाएगा, वो इतना तामझाम नहीं कर पाएगा कि चलो मैं किसी खलीफा से मान्यता लूँ, चलो मैं किसी पैगंबर के नाम का फतवा पढ़ूँ, इस टाइप का उसके पास समय नहीं है प्यारे साथियों। तो उसके पास क्या है कि नवीन स्थापित सल्तनत थी और उसको स्टेब्लिश करना था, उसको स्थायित्व प्रदान करना था और वो उसी कार्य में बिजी रहा, इसलिए उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की।
दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था प्यारे मित्रों जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और साथ ही साथ तत्कालीन जो खलीफा था उससे अपने पद को मान्यता भी प्रदान करवाई, यानी ठप्पा भी लगवाया, मोहर भी लगवाया और उसके मोहर युक्त जो उसका एक लेटर था उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के पद का उपयोग किया। इसलिए चूंकि इस व्यक्ति के द्वारा पहली बार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण की गई, पहली बार खलीफा से अपने पद को मान्यता प्रदान करवाई गई, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान कह सकते हैं। क्लियर? अगली बात देखिए इसके बारे में। अब देखो एक चीज और देखिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद नामक व्यक्ति से इसको ऐबक ने खरीद लिया था और चूंकि ऐबक खुद गोरी का दास है तो इसको गुलाम का गुलाम हम बोल पा रहे हैं, दास का दांस भी बोल देंगे या मामलूक का मामलूक भी बोल देंगे, तीनों बातें एक ही, कोई विशेष इसमें अंतर नहीं। अगली बात यहाँ ये देखने को मिली कि ऐबक के काल में क्या करता था। भाई कोई ऐसा तो था नहीं, कोई फालतू आदमी था जैसे चलते हुए व्यक्ति को बना दिया। प्यारे मित्रों कहते हैं कि जो इल्तुतमिश था वो ऐबक के काल में सर ए जहांदार के पद पर नियुक्त था और ये सर ए जहांदार होता था वो सेना के प्रमुख या मुखिया का पद था, शाही सेना के। जो राजकीय सेना हुआ करती थी एक शासक की, सरकारी जो खुद की फोर्स थी, उसके प्रमुख को उस समय में क्या कहते थे, सरे जहांदार या सरे जानदार। तो इसका मतलब ये है कि ये एक महत्वपूर्ण पद पे ऐबक के काल में नियुक्त था और ऐबक के विश्वास पात्रों में एक था। ऐबक के विश्वास पात्रों में एक था, इसीलिए ऐबक के द्वारा अपनी पुत्री का निकाह किसके साथ किया गया, इल्तुतमिश के साथ। तो ये कह लीजिए आप कि यह ऐबक के काल में एक तो सरे जहांदार या जानदार के पद पे कार्यरत था और साथ ही साथ यह ऐबक का क्या भी था जी, दामाद भी था। तो चूंकि दामाद था इसलिए सत्ता की दावेदारी कर सकता है। अगर वैसे गुलाम के गुलाम हो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि एक शासक के राजकीय सेना का प्रमुख है और साथ ही उस शासक का दामाद है, तो आगे जब भी उत्तराधिकार का कोई मुद्दा आएगा तो वो उसकी दावेदारी कर सकता है और उसने की। ये भी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए प्यारे मित्रों, कहने का मीनिंग यहाँ पे ये था कि ऐबक का जो उत्तराधिकारी था आराम शाह, वो ज़्यादा योग्य नहीं था और इसलिए उसको अपदस्थ करके इस व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। ये बात आई। अब देखो एक बात तो मैंने ये बता दी कि इसको दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इसलिए कह देते हैं हम कि पहली बात तो यह कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और खलीफा से अपने पद को मान्यता दिलवाई। और ये तो बात हो गई, देखो दो बातें पकड़ना। एक तो मैं इसको बार बार ये कहूंगी कि यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक शासक था और दूसरी बात मैं बोल दूंगी यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक सुल्तान भी था, वास्तविक सुल्तान भी था। यह तो आपको पता चल गया। वास्तविक शासक क्यों था? क्योंकि पद को मान्यता दिलवाई, सुल्तान की उपाधि धारण की। और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों है ये देख लेते हैं। वास्तविक संस्थापक भी यही है। दो तीन चीजें हैं इसके बारे में, दोबारा से समझ लो एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो आप। मैं एक बात कह रही हूँ, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक शासक था। प्रथम वास्तविक शासक इसलिए था कि इससे पहले जो शासक था इसने नाम मात्र के ही शक्तियों का प्रयोग किया, अपनी शक्तियों को विस्तृतता प्रदान नहीं की। पहला व्यक्ति ये था जिसने एक शासक की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या अधिकार होते हैं, वो कौन कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, इन सब का इसने भली भांति प्रयोग किया। इसलिए ये दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक है। दूसरी बात, यह दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान है। वास्तविक सुल्तान इसलिए कि यही वह व्यक्ति है जिसने खलीफा से मान्यता प्रदान करवाई अपने पोस्ट को और सुल्तान की उपाधि धारण की। और तीसरी बात, यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी है। संस्थापक इसको क्यों कहा गया ये भी आप सुन लीजिए। प्यारे साथियों, चाहे उस जमाने की बात करो या डियर स्टूडेंट अगर आज की भी बात करें, तो कोई भी देश हो, चाहे वर्तमान आप भारत की बात करो, किसी भी देश, उस टाइम राजतंत्र था तो राजतंत्र की बात कर सकते हैं, किसी भी देश या शासन या सत्ता, उसकी दो तीन चीजें अगर स्ट्रोंग है तो वो बहुत विकसित या विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। एक देखी जाती है उसकी सेना, उसकी फोर्स कैसी है, उसकी मिलिट्री कैसी है। आज भी हम देखते हैं भारत की वायुसेना की बात करते हैं, उसकी थल सेना की बात करते हैं, उसकी जल सेना की बात करते हैं, कितनी मजबूत है, ये बहुत मायने रखती है एक देश के लिए। दूसरा, उस देश का अर्थव्यवस्था कैसी है,
उसका आर्थिक ढांचा कैसा है, ये देखा जाता है। और तीसरा, उस देश की कर प्रणाली कैसी है। कर प्रणाली और अगर मैं कर प्रणाली को सपोज करो यहाँ लिख दूं कि अर्थव्यवस्था के साथ ही आ जाएगा, तो मैं तीसरी शक्ति में यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि उसको वहाँ के किसान या जो वहाँ का काश्तकार है या वहाँ का जो लेबर है, श्रमिक है, मजदूर है, यानी जो कार्यकारी वर्ग है, उसकी स्थिति क्या है। ये 2-3 चीजें होती है। रीढ़ की हड्डी होता है किसी देश के, आपको पता ही है। अर्थव्यवस्था, जिस देश की इकोनॉमी जितनी मजबूत होती है वो देश उतना ही ग्रोथ करता है, और सेना का मजबूत होना तो जरूरी है ही है। अब देखो, इस व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया, इस व्यक्ति को यह था कि अगर मेरे को दिल्ली सल्तनत जो नई नई स्थापित हुई उसको अगर अच्छे से विस्तार प्रदान करना है तो सबसे पहले मेरे को मेरी सेना मजबूत करनी पड़ेगी। और सेना में आपको पता है बड़े बड़े सेनापति लोग हुआ करते थे, आमिर जो लोग हुआ करते थे, या कुलीन या श्रेष्ठ जो लोग हुआ करते थे, आपस में गुटबंदी चला करती थी। तो इस व्यक्ति ने सबसे बड़ा कार्य तो सेना में सुधार का किया। और सेना में क्या किया, इसने एक नवीन गुट बनाया, और उस गुट को इतिहास में कहते हैं तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी, चिहलगानी। इसको शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है प्यारे साथियों, चालीसा। इसको शॉर्ट में क्या भी कह देते हैं हम, चालीसा वर्ग भी कह देते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान यानी तुर्क जाति के लोगों का, और चिहलगानियों का मतलब होता है 40 यानी प्यारे साथियों यह इल्तुतमिश के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र 40 तुर्की जो लोग थे या जो सेनापति थे उनका एक वर्ग था, उनका एक गुट था। उसने अपने विश्वास के 40 लोगों को प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पे स्थापित किया, या कहूँ सेना के महत्वपूर्ण पदों पे स्थापित किया, जो उसके लिए एकदम बलिदान के लिए, शौर्य के लिए, त्याग के लिए तैयार रहे। तो पहली बात तो उसने तुर्कान चहलगानी का या चालीसा का निर्माण करके अपनी सैनिक स्थिति को बहुत मजबूत किया, और तत्कालीन समय में एक शासक की सैन्य स्थिति बहुत मायने रखा करती थी। अगली बात, उसको यह पता था कि मेरे को अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली में सुधार की बड़ी जरूरत है, और कर प्रणाली में सुधार की जरूरत के लिए कई बार मुद्रास्फीति करनी पड़ती है, कई बार नोटबंदी करनी पड़ती है, कई बार जीएसटी लागू करना पड़ता है, कई बार अपस्फीति होती है ना आज भी, कई बार मुद्रा का मूल्य बढ़ाना पड़ता है, कई बार हमको गिराना पड़ता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि इसको लगा कि मैं पूरे भारतवर्ष में अगर एक ही प्रकार की मौद्रिक नीति लागू करूं, एक ही प्रकार का पैसा मैं लोगों के बीच में लेके आऊं, तो व्यापार वाणिज्य में आसानी रहेगी। अदरवाइज क्या था, हर शासक अपने अपने हिसाब से मुद्राएं छाप दिया करता था, टकसाल अलग अलग शासकों की अलग अलग हुआ करती थी। इस व्यक्ति के द्वारा पहली बार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पूरी की पूरी अपनी मुद्रा थी उसका मानकीकरण करने का प्रयास किया। इस व्यक्ति ने मुद्रा का मानकीकरण किया प्यारे साथियों, और इस मुद्रा के मानकीकरण के तहत इसने 2 सिक्के जारी किए। एक सिक्का किया चांदी और दूसरा किया था तांबे और पीतल का। तांबे का भी था और पीतल का भी था। चांदी का जो इसका सिक्का था सो कहा जाता है, क्या कहते हैं बताओ, टंका, और जो तांबे और पीतल का था उसको कहते हैं जीतल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के इस व्यक्ति के द्वारा जारी किए गए, और पूरे के पूरे प्रशासन में एक ही सिक्के की या एक ही मुद्रा प्रणाली को इस व्यक्ति ने लागू किया। और जब पूरे के पूरे साम्राज्य में केवल टंका और जीतल से ही व्यापार वाणिज्य होता था, तो व्यापार वाणिज्य में बड़ी सुलभता रही, आसानी से व्यापार वाणिज्य किया जाने लग गया। तो दूसरी, इसने कर प्रणाली में या मुद्रा प्रणाली में, अर्थव्यवस्था में एक बड़ा मजबूत सुधार करने की कोशिश की। तीसरा जो इसने सुधार किया वो किसानों को लेकर किया, जमीन को लेके किया। और आपको पता है आज की तरह वह पहले आबकारी कर या सेल टैक्स या व्यक्तिगत कर या इनकम टैक्स, इस प्रकार के टैक्स नहीं हुआ करते थे। चाहे राजा हिंदू हो मुसलमान हो, उसकी आय का जो मुख्य स्रोत हुआ करता था वो क्या होता था जी, उसका भू राजस्व कर होता था, कि उसको राज्य से कितना राजस्व मिल रहा है, टैक्स कितना मिल रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भू राजस्व व्यवस्था इतनी ऊपर नीचे हो रही थी, जिन क्षेत्रों में कम हो रहा है वहाँ से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, जो दोआब के इलाके हैं जहाँ खूब सारा टैक्स अच्छा आ सकता है वहाँ से बहुत कम टैक्स लिया जा रहा है। इसने पूरे के पूरे क्षेत्र में एक पूरे अच्छे से जांच पड़ताल करवा के कृषि से संबंधित, भू राजस्व से संबंधित एक नवीन व्यवस्था लागू की, और उस व्यवस्था को कहा जाता है इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली, इक्ता का मतलब प्यारे साथियों जमीन का टुकड़ा होता है। क्या होता है जी, जमीन का टुकड़ा। तो इसने एक इक्ता नामक प्रणाली नवीन लागू की, और इस इक्ता प्रणाली के मुखिया को कहा जाता था इक्तेदार।
जैसे जमीन के मुखिया को कहते हैं हम जमींदार, जागीरदार, खुत्ते, मुकद्दम, चौधरी, ऐसी शब्दावलियाँ आती है ना। तो जो इक्ता इसकी नज़र में भूमि का टुकड़ा था और उसके मालिक को कहते थे इक्तेदार। इसने पूरे के पूरे क्षेत्र में अपने द्वारा कुछ इक्तेदारों की नियुक्ति कर दी गई, जो पर्टिकुलर इस इक्ते को ध्यान रखेंगे, देखेंगे इस इक्ते से कितना राजस्व आ रहा है। ये इक्तेदार क्या करेंगे, पूरे के पूरे इस इक्ते जो क्षेत्र है उसके अंडर में उससे राजस्व कलेक्ट करेंगे, जितना आवश्यकता है उनको वहाँ पे खर्च करने की खुद पे या अन्य क्षेत्रों में वो खर्च करेंगे, और बाकी जो बचा हुआ टैक्स था वो खुद राजकोष में जमा करवा देंगे। तो दूसरी तीसरी बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिली कि यही पहला व्यक्ति था जिसने भूमि को भी व्यवस्थित करने की कोशिश किया, भू राजस्व जो अपना कर था उसको बैलेंस करने की कोशिश की। पूरे भारतवर्ष में जो भी इसके अधीन क्षेत्र था उसकी अच्छे से भूमि की जाँच पड़ताल करके जो उपजाऊ भूमि है, चंचर भूमि है, बंजर भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, गोचर भूमि है, इस प्रकार भूमियों का अंतर करवा के और किन क्षेत्रों से कितना टैक्स मिलना चाहिए, इस टैक्स सिस्टम को मजबूती से लागू किया। और इसके लिए उसने एक नवीन व्यवस्था इतिहास में लागू की जिसे इक्ता प्रणाली के नाम से हम संबोधित करते हैं। इस प्रकार प्यारे साथियों, सेना बंदे की मजबूत है, कोई भी सामने से प्रतिद्वंदी आ जाए पीछे नहीं हटेगा। बंदे के जो राजस्व व्यवस्था टैक्स खूब आ रहा है, 1-2 साल कोरोना चल भी गया, लॉकडाउन भी हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी राजकोष भरा पड़ा है। किससे? अनाज वनाज के कोठार भरे पड़े हैं, अन्नागार भरे पड़े हैं, काम चल जाएगा। और तीसरी बड़ी बात, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, पूरे के पूरे राज्य में एक समान मौद्रिक प्रणाली चल रही है। पूरा का पूरा जो राज्य है उसका वो एक ही पैसे से आयात और निर्यात करता है। तो अगर पैसे किसी क्षेत्र में कमी भी होगी, पहले कई बार ये होता था कि भाई मेरे पास है पैसा लेकिन मेरा पैसा दूसरे राज्य में नहीं चल रहा, तो मैं पैसा है तो भी क्या मेरे राज्य में कोई काल की स्थिति आ गई, कोई डिजास्टर हो गया तो मैं उसका यूज नहीं कर पा रही। अब उसके अंडर में आने वाले पूरे क्षेत्र में एक प्रकार की मनी है, तो अगर किधर मान लो कोई दिक्कत भी आ रही तो दूसरी जगह से उसको बैलेंस कर लिया जाएगा। तो तत्कालीन समय में मुझे लगता है कि इसके जो तीनों प्रयोग थे वो सबसे ज़्यादा मजबूत प्रयोग थे। और आज 2020 की स्थिति में भी देखें तो मुझे लगता है कि किसी देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो यही 3-4 चीज़ों पर टिकी रहती है कि वहाँ का भू राजस्व टैक्स क्या है, उस देश की कर प्रणालियाँ कैसी है, उस देश के किसानों की स्थिति क्या है, उस देश में सेना की स्थिति क्या है, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार अब जब ये तीनों चीज़ें उसने लागू की कि इसने तुर्कान चिहलगामी नामक एक नवीन गुट बनाया, उसने अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा का मानकीकरण किया, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जारी किया, और उसने भू राजस्व प्रणाली के लिए इक्तादारी व्यवस्था लागू की। ये 3 बड़े जो सुधार थे, इन सुधारों के कारण ही उसको दिल्ली सल्तनत का हम वास्तविक शासक या वास्तविक सुल्तान कह सकते हैं। प्यारे साथियों, एक चीज़ और यहाँ बताने के मुझे योग्य लग रही है, यह पहला व्यक्ति भी था जिसने जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी राजधानी क्या बनाई थी? दिल्ली बनाई थी। ये भी आप ध्यान रखना। कई बार आपको लगता होगा कि मतलब नाम ही बार बार आता है दिल्ली सल्तनत, तो इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने या गोरी ने राजधानी दिल्ली बना दी होगी। नहीं, गोरी तो राजधानी बनाई नहीं, गोरी तो लूट लाट के चला गया था। और जो ऐबक था, ऐबक के समय जो दिल्ली सल्तनत है उसकी राजधानी प्यारे साथियों लाहौर हुआ करती थी। क्या थी जी? लाहौर। आजकल तो पाकिस्तान में चला गया। ये पहला व्यक्ति था। कई बार ये सवाल आएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय सल्तनत की राजधानी दिल्ली बनी? तो आपको वहाँ ऐबक नहीं लिखना, आपको वहाँ क्या लिखना है? इल्तुतमिश रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो दिल्ली की राजधानी थी, सल्तनत की जो राजधानी थी वो लाहौर हुआ करती थी। इसी व्यक्ति ने उस राजधानी को लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया था जी? दिल्ली स्थानांतरित किया था। ये सब बातें हो गई। अब देखिए, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये 3 चीज़ें तो कर ली उसने भाई। उसने सेना को मजबूत कर लिया है, उसने अर्थव्यवस्था को अच्छा कर लिया है, उसने मुद्रा व्यवस्था को भी बहुत मजबूत कर लिया है, मुद्रा का मानकीकरण कर लिया है, उसने अपनी भू राजस्व प्रणालियों को भी मजबूत कर लिया। अब एक शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शासक को योग्य या अयोग्य बनाएगी वो होती है साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, गलत मत मानना इस बात को, महत्वाकांक्षा। आपको लगता होगा कि यार अलाउद्दीन खिलजी बहुत बेकार आदमी था जिसने गुजरात पे आक्रमण किया, जिसने, एक सेकंड के लिए किसका फ़ोन आ रहा है? आदित्य। ठीक है, एक बार टाइम देखो आपकी क्लास कितनी लूँ। अच्छा, अभी तो चलने दो, आ रहा है, अर्जेंट सा था, जाने दो, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या कहना चाह रहे थे। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी खराब आदमी था, उसने गुजरात पे आक्रमण किया, मालवा पे किया, रणथंबोर पे किया, सिवाना पे किया, जालोर पे किया,
और जालौर के साथ साथ चित्तौड़ पे किया, देवगिरी के यादव वंश को लूटा, वारंगल के काकतीय वंश को लूटा, द्वार समुद्र के होयसाल वंश को लूटा और मदुरै के पांडे वंश को लूटा, उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, सब जगह त्राही मचा दी। खराब व्यक्ति था। लेकिन मैं एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट या जो भी आप में से इतिहास का विद्यार्थी, इतिहास प्रेमी, वो इस चीज़ को सही मानेगा। क्यों? अरे शासक ही क्या जिसमें साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं हो। आपको जान के बड़ा दुख होगा, मुझे कहते हुए कोई बिल्कुल तकलीफ नहीं होती कि मौर्यों जैसे जो महान साम्राज्य के लोग थे, मौर्य साम्राज्य जो कि एंसेंट पीरियड का बहुत महान, एक तरह से गोल्डन इरा था अपने लिए, उसके खत्म होने के कारण उसकी युद्ध घोष की नीति नहीं, उसकी धम घोष की नीति थी। कलिंग युद्ध करने से वो पराजित नहीं हुए। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों का एकदम नरसस अशोक के द्वारा हत्या कर दी गई, उससे उसका साम्राज्य नहीं टूटा। उसने जिस दिन युद्ध घोष की नीति अपना ली कि नहीं आज के बाद में, धम घोष की नीति अपना ली कि नहीं आज के बाद में कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं एकदम धर्म का कार्य करूंगा, मैं स्तूप बनाऊंगा, मैं चैत्य बनाऊंगा, मैं विहारों का निर्माण करवाऊंगा, मैं गुफाओं का निर्माण कराऊंगा, मैं चित्रकारियां करूंगा, सब मैं अच्छा करूंगा, मैं स्तंभ लिखवाऊंगा, मैं शिलालेखों का निर्माण करवाऊंगा। उसी दिन मान लो कि वो मौर्य साम्राज्य टूटने की कगार पे खड़ा हो गया था। अशोक तो महान था, झेल गया विद्रोह को। उसके टाइम तो पता था लोगों को कि जो इतना खतरनाक व्यक्ति जो 1 लाख लोगों को ऐसे बुरे तरीके से मार सकता है कलिंग में, और आज चलो ठीक है उसने धमघोष अपना भी लिया, अगर कोई चैन चपाट करे क्या गारंटी है वापस युद्ध घोष नहीं अपना ले? सिंपल सी बात है ना। उस काल तक तो चलता रहा, उसकी योग्यता की वजह से सब शांत रहे, लेकिन जब उसके उत्तराधिकारी आए, और उत्तराधिकारी जब उसके उतने योग्य नहीं थे जितने अशोक थे, इसलिए धीरे धीरे लोगों ने उस धर्म घोष की नीति का विरोध करना चालू कर दिया और उनके खिलाफ युद्ध करने हो गए और मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक शासक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका साम्राज्य विस्तार डेफिनेटली होता है, और इस साम्राज्य विस्तार की दिशा में पहला व्यक्ति यही था जिसने सोचा। क्यों? ऐबक को टाइम नहीं मिला। ऐसा मैंने कभी नहीं करी कि ऐबक अयोग्य था। अरे ऐबक तो बहुत योग्य था, तब भी तो दिल्ली सल्तनत यहाँ बस पाया। गोरी के सबसे विश्वास पात्रों में था। भाई गोरी ने जो कुबाचा है और जो ताजुद्दीन यलदौज उसके अन्य 2 दास हैं, उनको कौन सा क्षेत्र दिया? केवल अपने पास का खुद वाला। सबसे ज्यादा जो योग्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तभी उसको दूर दराज का क्षेत्र दिया गया कि हाँ इस व्यक्ति में कैपेसिटी है कि ये उस क्षेत्र को संभाल लेगा। वो तो खुद ही का क्षेत्र था भाई, गौर प्रदेश तो खुद ही का था, सिंध, लाहौर, मुल्तान, उसमें तो लगातार अटैक कर करके उन्होंने पहले से हड़प रखे थे। तो उन क्षेत्रों में विरोध थोड़ी था ज्यादा, उनके लिए ज्यादा विरोध हो सकता था, ज्यादा जो चैलेंज थे वो तो भारतीय प्रायद्वीप में थे, और भारतीय प्रायद्वीप किसी कमजोर को तो दे नहीं सकता। सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्तियों को मिला था, और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के लिए मैं कहीं नहीं कह रही कि उसने गलत कार्य किया, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐबक का क्या कालक्रम बहुत छोटा सा रहा। 1206 में उसको सल्तनत मिली, 1210 में बेचारा चौगान पोलो खेलते हुए वो क्या गिर जाता है और उसकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हो जाती है। तो वो 4 साल केवल उसको इसी में लग गया कि कैसे भी करके जो नई सी दिल्ली सल्तनत मुझे मिली है उसको मैं स्टेब्लिश करूं, उसको यहाँ स्थायित्व प्रदान करूं, मजबूती प्रदान करूं। और उसने उसका क्या किया जी? नींव डाली है। फिर उसके ऊपर दीवारें मीनारें कौन खड़ी करेगा? इल्तुतमिश करेगा। और छत कौन डालेगा? बलवन डालेगा। और बलवन के बाद में दिल्ली सल्तनत एक तरह से यहाँ पे मजबूत हो जाएगी, पूरा घर बन जाएगा। आगे आने वालों को तो जाके उसमें रहने की जरूरत है, बाकी कुछ विशेष जरूरत यहाँ नजर नहीं आई। खैर देखिए क्या कहना चाह रहे थे हम, अगली बात तो देखिए साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा एक विशेष बात यहाँ देखने को मिली, और ये बहुत साम्राज्य विस्तारवादी व्यक्ति है। साम्राज्य विस्तार के तहत कहते हैं कि इस व्यक्ति ने जिन जिन क्षेत्रों पे साम्राज्य विस्तार किया उनका बता देती हूँ आपको। आपने कभी ये नाम पढ़ा? त्राइन का तृतीय युद्ध। 2 त्राइन के युद्ध आपने खूब पढ़े, पहला और दूसरा। पहला देखो त्राइन के 3 युद्ध है, त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध, और ये आप लिख त्राइन का तृतीय युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध आपको ध्यान है 1191 में हुआ था। 1191 में किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। त्राइन का तृतीय युद्ध भी होगा, आज आपने तो आज तक 2 ही पढ़े। त्राइन का तृतीय युद्ध है वो है प्यारे साथियों इल्तुतमिश वर्सेज ताजुद्दीन यलदौज। किस किस के बीच हुआ जी? इल्तुतमिश वर्सेज ताजुद्दीन यलदौज। अब आपसे पूछे ताजुद्दीन यलदौज कौन है? आप सब जानते हो जो ये ताजुद्दीन यलदौज है ये कौन है जी? ये मोहम्मद गोरी का ही एक दास है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दास्ता क्रम में शामिल था ना, और इसको गोरी ने कौन सा क्षेत्र का मुखिया बनाया था? अपने खुद के वास्तविक प्रदेश गौर प्रदेश का मुखिया बनाया था। अच्छे से याद है ना? तो ये गौर प्रदेश का मुखिया है। तराइन का तरते युद्ध इल्तुतमिश ने इसके विरुद्ध किया। इल्तुतमिश ने इस युद्ध में ताजुद्दीन यलदौज को पराजित किया और पराजित करके गौर जो क्षेत्र था, गौर क्षेत्र पे अधिकार कर लिया 1215 में। तराइन का तरते युद्ध कब हुआ? 1215 में। प्रथम युद्ध 1192 में, प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में, और तराइन का तरते युद्ध हो रहा है 1215 में। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने गौर क्षेत्र के मोहम्मद गोरी के दास ताजुद्दीन यलदौज को पराजित किया, और उसको पराजित करके जो गौर का क्षेत्र था, गौर मतलब अफगानिस्तान की बात करें, इस क्षेत्र को किस में शामिल कर लिया? भारतीय प्रायद्वीप में शामिल कर लिया। कब? 1215 में। तत्कालीन समय में इसकी एक बहुत बड़ी फतेह थी। क्लियर स्थिति? आगे देखिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, विशेष बात, जो ख्वारिज्म क्षेत्र था, ख्वारिज्म क्षेत्र, ख्वारिज्म नाम सुना होगा, जिसको हम खीवा प्रदेश भी बोलते हैं, खीवा प्रदेश। आज की भाषा में आपको बात करूं ज्योग्राफी में, तो इसको ट्रांस ऑक्शियन क्षेत्र कहा जाता है। ट्रांस ऑक्शियन क्षेत्र। प्यारे साथियों, थोड़ा सा मैं बताऊं, ये यहाँ बनाऊं, देखिए ऐसे मत मान लेना कि ये ऐसा ही है, मैंने कोशिश की है ना, ये तो फिर इधर चलता रहेगा ना। ठीक है, देखो ऐसा है नहीं विश्व, माना कि विश्व है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका यूरोप महाद्वीप, ये आपका एशिया, ये आपका अफ्रीका, छोटा बन गया बेचारा, ये आपका अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया। क्लियर स्थिति? ये भारत है। ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र बोलते हैं, मध्य एशिया। मध्य एशिया आज भी जानते हो। और इधर वाला ये क्षेत्र, ये तुरानी स्टेट है। तुरानी स्टेट में 5 राज्य आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आपका पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। ये जो क्षेत्र था, इसमें देखो आप समझोगे कि 2 नदियां बहती थी पहले, जिनको हम बोलते थे, एक को ऑक्सस नदी और एक को बोलते थे हम जेक्सास नदी। आजकल उनके नाम हो गए, जेक्सार्टस भी बोल देते हैं, कई बार नाम मिलेगा ऑक्सस और जेक्सार्टस नदियाँ। आजकल उनके नाम है आमू दरिया और सरदरिया नदी। और ये दोनों ही नदियां हैं, वो कहाँ गिरती है? आके अरल सागर में गिरती है। ये जो दोनों नदियां, यानी जो ये आपकी आमू दरिया और सरदरिया नदी अरल सागर में आके गिरती हैं, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं जी? ख्वारिज्म या खीवा प्रदेश के नाम से जानते हैं। और ये आमू दरिया और सरदरिया नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र है, उसको कहा जाता है वर्तमान समय में ट्रांस ऑक्शियन प्रदेश। क्लियर स्थिति? तो यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी। इसका कोई विवाद हो गया, मंगोल नेता, मंगोल चाइना वाला मंगोल नेता जिसका नाम था चंगेज खां। आपको पता है दुनिया के सबसे कट्टर लोगों में नाम लिया जाता है किनका? चंगेज। जैसे जातियों में हूण जाति बहुत कट्टर मानी गई है ना, तो वैसे अगर शासकों की बात करते हैं तो दुनिया के सबसे तानाशाही और कट्टर शासकों में नाम आता है किसका? चंगेज खां का। ये वही व्यक्ति है जो कहता था मैं धरती पे ईश्वर का अभिशाप हूं। उसने गलती की है मुझे धरती पे पैदा करके, अब मुझे पैदा किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना खतरनाक व्यक्ति था। इस क्षेत्र का था ये वाला, ये जो चाहे ये मंगोल क्षेत्र है, यहाँ का ये राजा था चंगेज खां। चंगेज खां का विवाद हो गया ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी के साथ। चंगेज खां मकबरनी का पीछा करने के लिए चले गए कहाँ पे? ख्वारिज्म। ये मकबरनी को जब पता चला कि ये तो छोड़ेगा नहीं, है तो किसी को नहीं छोड़ेगा, तो ये बेचारा भागा और भाग के पहुंच गया हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में आके शरण मांगी इल्तुतमिश से कि कैसे भी करके मुझे शरण दे दे, मेरा नहीं तो ये बाप मेरे को मार के छोड़ेगा। अब आपकी तरह कोई हिंदू शासक होता तो अतिथि देवो भव, आ जाओ कोई बात नहीं, यही होता ना, आपकी रक्षा पहले, मेरे सीने पे मैं तलवार खा लूंगा, केसरिया हो जाएगा, साका हो जाएगा, जौहर हो जाएगा। लेकिन अतिथि देवो भव वासुदेव कुटुंबकम, और अतिथि तो भगवान के बराबर शरण देनी जरूरी है। चूंकि मुसलमान शासक था, उसने साफ मना कर दिया, भाईजान भूख लग रही है, चिकन खा, मटन खा, कबाब, तेरे को जो चाहिए ले,
बढ़िया दारू सारू पी, जो चाहिए तेरे को कर, बढ़िया 2 दिन मनोरंजन कर ले, इबादत करनी है तो इबादत पढ़ ले, मस्जिद जाया, तेरे को जो करना कर ले। लेकिन भाईजान अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मेरा दिल्ली सल्तनत मात्र कितने साल पहले, 4-5 साल पहले मैंने स्टेब्लिश किया है, 1206 में तो बड़ा 4-5 साल हुए हैं, उस आदमी को पता चल गया कि मैंने गुस्ताखी की तेरे को यहाँ शरण देने की, तो मेरा क्या होगा कालिया, वो छोड़ेगा क्या मुझे? तो जो चाहिए वो ले लो, आप पैसा ले जाओ मेरे से अगर आपको पैसे की जरूरत है तो, अगर आपको लग रहा है सेना चाहिए तो सेना ले जाओ, पर मैं उसका विरोध नहीं झेल सकता, प्लीज आप वापस चले जाए, गो बैक टू मकबरनी। नारे लगा दिए। मकबरनी को भी समझ में आ गया, नहीं देगा, मकबरनी बेचारा आगे बढ़ गया, वापस निकल गया उधर। जब ये भारतीय सीमाओं की तरफ बढ़ा, जब उसको चंगेज खान को पता चला कि किसने इतनी हिम्मत की जो मेरे विरुद्ध किसी इस मकबरनी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ये आ रहा था भारत पे अटैक करने के लिए, सिंध क्षेत्र पे पहुंचा। सिंध पे पहुंचते पहुंचते इसको पता चल गया कि अरे वो तो डरपोक था, उसने शरण नहीं दी। अब देखो, अब इतिहास में हो सकता है आप उसको डरपोक मानो कि नहीं उसने गलत किया, मुसीबत में साथ देना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तत्कालीन समय में उसका ये एकदम 100% सही डिसीजन था। अगर उसको यहाँ पे शरण देता तो चंगेज खां का डेफिनेटली हिंदुस्तान पे आक्रमण होता और शायद आज हिंदुस्तान का इतिहास था वो अलग ही तरह का पढ़ते। और चंगेज खां के से तो ये सल्तनत काल के सुल्तान बहुत अच्छे हैं, वो तो और भी तानाशाही था, तो बेटर था कि उसने उसको शरण नहीं दी। जब चंगेज खां को पता चला, चंगेज खां ने कहा कि समझदार आदमी है, समझदारी दिखाई, इसका मतलब वो मुझे अपने से योग्य मानता है, और जब वो मुझे अपने से श्रेष्ठ मान रहा है तो मैं क्यों छेड़ू, बढ़ने दो ना, अपने करने दो काम, मुझे क्या, मेरे पास तो मेरा खुद का ही मंगोल क्षेत्र खूब बड़ा पड़ा है। और वो वापस कहाँ चला गया, मंगोल चला गया। कब, कई किताबों में 1224 मिलेगा, कई में 1227 मिलेगा। 1227 के आसपास जो चंगेज खां था वापस कहाँ लौट गया जी, मंगोल लौट गया। इस प्रकार क्या मैं कह सकती हूँ, इल्तुतमिश ने नवीन स्थापित दिल्ली सल्तनत की मंगोल नेता चंगेज खां के संभावित भारतीय आक्रमण से सुरक्षा की या बचाव किया। बोलो सही है, सही बात है ना, ये बात हुई, ये इसका बड़ा अभियान देख पाएंगे। अगली बात देखिए, अब देखिए 2 चीजें हो गई। अगला उसने जो आक्रमण किया वो किया जी लाहौर पे, उसने लाहौर अभियान किया, लाहौर और मुल्तान के क्षेत्र पे। और आपको कुछ लोगों को पता होगा मुल्तान, यहाँ का राजा कौन था आपको पता है, लाहौर और मुल्तान का शासक भी मोहम्मद गोरी का द्वारा नियुक्त एक उसका दास जिसका नाम था नासुरुद्दीन कुबाचा। नासुरुद्दीन कुबाचा क्या था जी, यहाँ का शासक था। गोरी के 3 है, तो वैसे तो 4 थे, एक बंगाल वाला भी था जिसको हम ताजुद्दीन, मोहम्मद, इख्तियारुद्दीन, बख्तियारुद्दीन खलजी बात करते हैं, लेकिन 3 ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ताजुद्दीन यलदौस था, उसको गौर प्रदेश मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेश मिला था, और नासुरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान और लाहौर का क्षेत्र मिला था। इल्तुतमिश ने 1228 में लाहौर पे आक्रमण किया और इस कुबाचा को क्या कर दिया जी, पराजित कर दिया। कुबाचा पराजित हो गया, कुबाचा ने सिंधु नदी में कूद के अपनी जान दे दी, नदी में डूब के मर गया। इस प्रकार क्या मैं अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कह सकती हूँ, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसने एक समय पे मोहम्मद गोरी के संपूर्ण क्षेत्र पे राज किया या आधिपत्य स्थापित कर लिया। भाई गोरी का ये तो क्षेत्र था, गौर प्रदेश है, लाहौर है, मुल्तान और भारतीय प्रदेश, 3 क्षेत्र थे, तीनों उसने अपने 3 गुलामों में बांट दिए। एक क्षेत्र इसको उधर अपने ससुर से ऐबक से मिल गया, एक क्षेत्र को इसने तराइन के तृतीय युद्ध में प्राप्त कर लिया, एक क्षेत्र को इसने लाहौर और मुल्तान के युद्ध से प्राप्त कर लिया। तो क्या कह सकते हैं कि गोरी के बाद में दिल्ली सल्तनत का वह पहला व्यक्ति जिसने गोरी के संपूर्ण क्षेत्र पे राजगद्दी प्राप्त किया, संपूर्ण क्षेत्र का उपयोग किया, इस्तेमाल किया, तो वो नाम किसका आता है जी, आपके इस इल्तुतमिश का ही लिया जाता है। तो आगे देखिए, आगे चल के ये भी कहते हैं लगे हाथ फिर निपटाएगा किसको, 1229 में बंगाल को। आपको पता है एक छोटा सा गुलाम उसका वहां भी बैठा था, ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन खलजी। तो 1229 में इसने ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन खलजी के विरुद्ध अभियान चलाया। ये नाम आपको मैंने पहले लिखवा दिया गोरी में, तो टेंशन मत करना कि मैं क्या बोल रही हूँ, आराम से लिखवाया हुआ है। इसको पराजित किया और बंगाल के क्षेत्र को भी इसने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पूरा का पूरा मोहम्मद गोरी का जो क्षेत्र था उसका वास्तविक क्षेत्र भी, उसके द्वारा विजित जो क्षेत्र है, उसके द्वारा जो जीता हुआ क्षेत्र था एक टाइम पे, वो भी पूरा किसके पास आ चुका है, इस इल्तुतमिश के पास आ गया है। तो क्या मैं अब कह सकती हूँ कि सच में क्या था जी, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान था, या गोरी के बाद में भारत का और दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान भी था। बोलो सही है। अगली बात देखिए, 1232 में इसने ग्वालियर के विरुद्ध अभियान चलाया, ग्वालियर,
और ग्वालियर को क्या कर लिया जी, फतेह कर लिया। कहते हैं कि इल्तुतमिश का सबसे ज़्यादा मन था वो अपनी बिटिया पे था। क्यों? क्योंकि उसके चारों छोरों में से भी ज़्यादा योग्य थी वो उसकी छोरी थी। और बात तो आपने देख ही ली, उन दंगल में हम देखे हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, और ये बात साबित कर दी थी किसने, रजिया सुल्ताना ने। और कहते हैं कि खुश होकर जब 1232 में ग्वालियर पे फतेह हासिल की तो अमीर वर्ग के नाराज होने के बावजूद भी, इख्तियारों के नाराज होने के बावजूद भी, तुर्कान चालीसा के विरोध के बावजूद भी, ये पहला दिल्ली सल्तनत का व्यक्ति था जिसने अपनी बेटी के नाम पे सिक्के जारी किए और बाकायदा ये कहा कि मेरे मरने के बाद में, मेरे जन्नत में नसीब होने के बाद में मेरा जो अगला उत्तराधिकारी होगा, मेरी जो दिल्ली सल्तनत की शक्तियों का और सत्ता का प्रयोग करेगा, वो मेरे बेटे नहीं, मेरी बिटिया रजिया होगी। ये कितनी बड़ी बात थी। और इससे ये साबित होता है कि ये अपने लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत शासक था कि हर कोई ने इसका उस टाइम विरोध नहीं किया। आगे चल के रजिया के सामने बड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इसका यहाँ ज़्यादा कोई विरोध नहीं होता। लास्ट 2 मिनट में आपको और बताना चाह रहे हैं। अच्छा चलो, कितनी देर की क्लास हो गई? अच्छा ज़्यादा ही हो गई, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा और बचा है इल्तुतमिश के बारे में, वो हम कल की नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।